नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेपीएससी पेपर 4 के 18वें क्लास में उपस्थित हुए हैं। 18वां क्लास है आज हम लोग का। और आपका जो ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसका अंतिम क्लास है आज। ठीक है, 18 टॉपिक आपका था ये। इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में, ठीक है, तो इसका खंड अ जो है सो आज समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग सुशासन प्रशासन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है भारत में राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। भारत में राजनीति राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को बढ़िया से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं मैं कि ये जो चैनल है अभी द मिश्रा क्लासेस एकदम नया नया बना है। ठीक है, आप ऐसा अबाउट में जाके देखिएगा तो चैनल बनने का तो बहुत पहले बना हुआ था, लेकिन वीडियोस जो है सो अब कुछ दिनों से इसमें डाला जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये चैनल को थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है, जिससे और भी लोगों तक इसका पहुंच जा सके, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एकमात्र यही एक चैनल है जिसमें से जेपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, वो भी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो जितने भी वैसे छात्र हैं जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि पेड कोर्स कितना महंगा महंगा बिक रहा है सबका। तो वैसे छात्रों के लिए यह एकदम ये चैनल जो है सो रामबाण सिद्ध होगा और बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है ये चैनल, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस ही कवर करवाया जाएगा इसमें, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो बस आप लोगों का बस इतना ही काम है, यानी कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने अन्य सहयोगियों के साथ, अन्य मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जो है सो एक शब्द का यूज किया गया है, राजनीतिक दल, ठीक है, और दबाव समूह। पहले इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं दोनों है क्या, इसके बाद हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो राजनीतिक दल जो होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, राजनीतिक दल है क्या। ठीक है, तो सत्ता को चलाने के लिए, अब देखिए सबसे पहले आपका प्रजातंत्र जो होता है वह दो टाइप का होता है ना। एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। ठीक है, तो आमतौर पर जहां, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो होता था वो बहुत पुराने समय में होता था। ठीक है, यानी कि जहां का जनसंख्या कम है, ठीक है, और जहां पे हर एक लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि एक एक लोग बैठ के एक जगह पे शासन को चला सकते हैं, उसके लिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हुआ। ठीक है, और वहीं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो उसमें क्या होता है कि जहां पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि हमारा भारत का ही ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमारा भारत में कितना है, 125 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो गया। ठीक है, अभी 2011 के जनसंख्या के अनुसार कह सकते हैं हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अभी दोबारा जब होगा उस समय और भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो एक आंकड़े के रूप में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मान ली जाते हैं कि 125 करोड़ हमारा जनसंख्या है भारत का। ठीक है, अब 125 करोड़ आदमी को एक साथ बैठा के कोई फैसला तो हम ले नहीं सकते हैं ना, है ना।
यानी कि यहाँ पे हमारा जो है सो क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रजातांत्रिक है। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने द्वारा यानी कि हम लोग वोटिंग के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं शासन के लिए। क्लियर है? तो वो हो गया अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक आदमी जो है, ठीक है, राजनीतिक दल होता नहीं है, दल का मतलब एक से ज्यादा, तो जो भी वैसा दल जो चुनाव लड़ता हो, है ना, जिसके प्रतिनिधि को हम लोग चुन के शासन के लिए भेजते हैं, उसको हम लोग राजनीतिक दल कह सकते हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अभी आप देख सकते हैं, जो मुख्य रूप से आपका भाजपा, कांग्रेस, है ना, इस टाइप का राजनीतिक दल आपको देखने को मिल जाएगा। हम ब्रीफ में भी बता रहे हैं, उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक और भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मेन रूप से जो राजनीतिक दल का काम होता है वह जनमत का निर्माण करना होता है ना, अपने लिए जनमत का निर्माण करना हो गया, अभिव्यक्ति तथा उचित दिशा में इसके विकास के माध्यम मतदान के समय राज्य के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करना राजनीतिक दल का ही कार्य होता है। ठीक है, राजनीतिक दल का यह भी कार्य होता है कि मतदान के समय में वहाँ के जो नागरिक हैं उनको राजनीतिक तौर पर शिक्षण देना, है ना, उसके बारे में, राजनीतिक के बारे में बताना, घोषणा पत्र तैयार करना, ये सब जो है सो राजनीतिक दल का कार्य होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? अब दबाव समूह क्या होता है कि कोई, देखिए, दबाव समूह, अब इसका नाम से ही इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, दबाव बनाना, यानी कि कुछ लोगों का समूह होगा, कुछ लोगों का गुट होगा जो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं या सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। किस हिसाब का दबाव? मान लीजिए इसको कोई काम है, ठीक है, सपोज जैसे कि हम लेते हैं आपका, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, फिलहाल अभी वो राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया है, परंतु पहले वो दबाव समूह के रूप में कार्य करता था। उसका क्या उद्देश्य था? स्वतंत्र भारत, यानी कि भारत को स्वतंत्र करने का उद्देश्य था, जिसके चलते वह अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने का काम करता था वो। क्लियर है? तो ये दबाव समूह हुआ। दबाव समूह जो आमतौर पर होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है, और राजनीतिक दल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। दबाव समूह अपना काम किया, उसके बाद इसका विघटन हो जाता है, परंतु राजनीतिक दल का विघटन नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसी के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा अप्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक को देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातांत्रिक या प्रजातंत्र को हम लोग थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा से समझ लेते हैं। ठीक है, तो राज्यों की बृहद जनसंख्या और क्षेत्रों की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिधात्मक प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था प्रचलित है, क्योंकि वही बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो हर एक आदमी को बैठा के नहीं ना फैसला किया जा सकता है जी कि वो कानून बना रहे हैं जी सबको आ जाइएगा, उतना आदमी कहाँ बैठाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया, प्रतिनिधि चुन के भेज दिया, ये जो बोलेगा इतना आदमी का मत होगा। ठीक है, इसके बाद इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और अब इस प्रतिनिधि द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधि द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग राजनीतिक, ये जो कंप्लीट प्रक्रिया है, इसमें राजनीतिक दलों का अस्तित्व बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो हम चुनेंगे किसको, है ना। इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है, प्रजातांत्रिक जो हुआ आपका शासन व्यवस्था वो किसमें, लोकमत के आधार पर आधारित होता है वो, और राजनीतिक दल क्या करता है कि अपना वोट जुगाड़ करता है, वो वोट बनाने का काम करता है।
ठीक है। अपना एक घोषणा पत्र जारी कर दिया कि फलाना फलाना काम हम करेंगे। अब जनता सोचेगी कि किसको वोट दिया जाए, है ना। जो राजनीतिक दल बढ़िया काम करेगा उसको जनता वोट देगी, तो उसी को मतलब मान लीजिए 10 गो आदमी है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने को ही हम लोग कह सकते हैं जनमत संग्रह, जन का मत को संग्रहित करने का काम। ठीक है, जन मतलब लोग, उसका मत मतलब वोट। ठीक है, उसको एक जगह संग्रहित करने का काम जो है सो राजनीतिक दल करता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद है जो कि प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत न केवल शासक दल वर्ण विरोधी दल का भी महत्व होता है। ठीक है, विरोधी दल जो होता है वह शासन करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनको मर्यादित तथा नियंत्रित करने का भी कार्य वो लोग करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा, मान लीजिए कि शासक, निरंकुश शासक जो होता है, जो प्रजा राजतंत्र में होता था, राजा जैसा चाहता था वैसा होता था, परंतु इसमें तो नहीं होता है। इसमें विरोधी दल जो होता है वो विपक्षी पार्टी होता है। किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी यदि सत्तारूढ़ पार्टी करती है, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, विपक्षी दल जो है उसका टांग खींचना शुरू कर देता है, उसको बताना शुरू कर देता है ना। यहाँ तक कि यहाँ तो ये भी हिसाब किताब है कि अविश्वास प्रस्ताव लाए वो पार्टी को ही खत्म करती है ना, मतलब उसका सरकार ही गिरा दी है, इस टाइप से होता है। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठन का अत्यधिक महत्व है। इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा भारतीय संविधान में जो है सो उसमें राजनीतिक दल के संदर्भ में कोई प्रकार का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन उदारवादी लोकतंत्र का जो यह विडंबना है कि वो बिना चुनाव के लिए बिना चुनाव के वह चलाया नहीं जा सकता है ना। इसके लिए चुनाव को संपन्न करने के लिए क्या करना चाहिए कि राजनीतिक दल की अनिवार्यता हो जाती है ना। तो आदर्श लोकतंत्र में 2 या 3 दल अपेक्षा की जाती है। ठीक है, आदर्श लोकतंत्र में जो है सो 2 या 3 दल होते हैं आमतौर पर, परंतु इससे ज्यादा भी दल को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ज्यादा दल नहीं बनाया जा सकता, 2-3 काफी होता है आमतौर पर। ठीक है, भारत जो है इसका जीता जागता आप देख सकते हैं उदाहरण है ना। दुनिया भर का राजनीतिक दल है यहाँ पे। तो कोई राजनीतिक दल जो है सो आदर्श का मुखौटा लगा के आता है, तो कोई राजनीतिक दल है जो न्याय का चादर ओढ़ के आ जाता है ना। तो इस टाइप का होता है। ठीक है, और अभी तो देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से राजनीतिक चलाया जा रहा है ना। गठबंधन की सरकारें देख ही रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं राजनीतिक दल का। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है सो 4 टाइप से राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वह उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। ठीक है, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल ये किस टाइप का होता है, मतलब जो पुराना सामाजिक आर्थिक राजनीति संस्थाओं से जुड़ा रहना चाहते हैं, जो एकदम पुराना ख्यालात के आदमी हैं, वो प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल में शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है वो उसका नाम है रूढ़िवादी दल। रूढ़िवादी दल। ठीक है, रूढ़िवादी दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं, जो अभी तत्काल स्थिति बना हुआ है उसी में वह विश्वास रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद आता है उदारवादी दल। उदारवादी दल। ठीक है,
तो जिसका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है। अभी जो संस्था है, वर्तमान में जो राजनीतिक प्रणाली चल रहा है जो जिस टाइप से, उसमें सुधार करना है। ठीक है, क्लियर है। और एक होता है सुधारवादी दल। सुधारवादी दल, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यमान व्यवस्था को, अभी जो व्यवस्था चल रहा है उसको हटा करके नया व्यवस्था स्थापित करना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो विचारधारा के अनुसार राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दल को बाईं ओर, उदारवादी दल को मध्य तथा प्रतिक्रियावादी दल को रूढ़ी, और जो कह सकते हैं रूढ़िवादी दल है उसको दाईं ओर रखा है। ठीक है, यानी कि दाईं ओर कौन कौन सा हो गया, तो आपका हो गया एक प्रतिक्रियावादी दल, प्रतिक्रियावादी, ठीक है, और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मध्य में कौन 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 है, तो उदारवादी दल को हम लोग मध्यवादी कहेंगे। ठीक है, और आपका अंत में जो आया बाईं वाला, बाईं साइड में हम लोग सुधारवादी दल को रखते हैं। ठीक है, यदि हम दूसरा टाइप से कहें तो दूसरे शब्दों में इन्हें वाम दल को केंद्रीय दल तथा दक्षिण पंथीय दल भी कहा जाता है। ठीक है, आपका जो भारत में सीपीआई तथा सीपीएम वाम दलों के उदाहरण है, कांग्रेस जो है सो केंद्रीय दल का उदाहरण है, साथ ही साथ भाजपा जो है सो दक्षिण पंथीय दल का उदाहरण हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भारत में दलीय व्यवस्था का विकास किस टाइप से हुआ है। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास। ठीक है, तो भारत में राजनीतिक दलों का विकास जो है सो क्रमिक रूप में नहीं हुआ है, और ना ही भारत की राजनीतिक दलों का विकास जो है सो इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों की तरह हुआ है। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों का उद्भव किसी कुलीन तांत्रिक सत्तारूढ़ वर्ग को अपदस्थ करने के लिए भी नहीं हुआ था। मतलब कोई बड़ा कुलीन वर्ग से है, यानी कि कह सकते हैं जो बहुत ऊंचा परिवार का है, ठीक है, उनको हराने के लिए, उसको हटाने के लिए भी नहीं हुआ था, बल्कि इसका जो उद्देश्य था ना, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो किस किस प्रकार से इसका होता है विकास हमारा भारत में, इसको हम लोग एक एक करके पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है भारत में राजनीतिक दलों के विकास का क्रम जो है सो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 यानी कि दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, यह शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दल नहीं था, बल्कि एक दबाव समूह था या दबाव गुट था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सो कांग्रेस एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था। ठीक है, स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक आंदोलन के रूप में सामने आया था, जिससे ब्रिटिशों को बहुत डर लगता था एक हिसाब से। ठीक है, दबाव बनाते रहता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का आंदोलन एक ब्रिटिश राज सत्ता के विरुद्ध था। इसीलिए भारतीय जनमानस के विविध वर्गों ने इस आंदोलन में सैद्धांतिक मतभेदों को भुला करके संगठित होकर भाग लिया था, जिससे राष्ट्रीयता भावना को जागृत रखा जा सके और ब्रिटिश सत्ता उसे कुचल ना सके। ठीक है। फलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जो संगठन का विकास हुआ उसमें विभिन्न वर्ग हितों तथा सिद्धांतों का सम्मिश्रण था। यानी कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस आपका बना उस समय सारे भारतीय एक साथ एकजुट होकर उसमें कार्य करते थे। ठीक है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से अंग्रेज का सत्ता हटाना है। क्लियर है? जिस कारण से उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करके संपूर्ण भारत के लोग एक साथ आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद 1906 में, ठीक है, कब? तो 1906 में मुस्लिम लीग के रूप में एक सांप्रदायिक संस्था का स्थापन हुआ। ठीक है, 1906 में एक मुस्लिम लीग नाम का एक संस्था सांप्रदायिक संस्था के तौर पर स्थापित हुआ। ठीक है, यह धर्म विशेष के लोगों के लिए संस्था थी। ठीक है, शुरू में मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना था तथा मुसलमानों के अधिकारों का रक्षा करना था। ध्यातव्य है कि बाद में मुस्लिम लीग ने हिंदू राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य उस समय क्या था? शुरू में मुस्लिम लीग का स्थापना का उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना था कि हम ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान हैं, साथ ही साथ मुसलमानों के जो अधिकार थे उसकी रक्षा करना था। बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने हिंदू राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर, यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर एक पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, क्लियर है? मुस्लिम लीग के स्थापना के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू महासभा की स्थापना हुई। अब जब सांप्रदायिक रूप से राजनीतिक दल बनना शुरू हो गया 1906 में आपका मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। ठीक है, तो उसको प्रतिक्रिया देने के हिसाब से 1916 में हिंदू महासभा का उद्देश्य, मतलब एक हिंदू महासभा पार्टी का स्थापना हो जाता है। हिंदू महासभा का जो उद्देश्य था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। ठीक है, क्लियर है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषक पार्टी, ठीक है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास में जस्टिस पार्टी आदि की स्थापना हुई उस टाइम। ठीक है, प्रादेशिक राजनीतिक दल के रूप में 1930 में हुआ था। कौन कौन सा? तो आपका उत्तर प्रदेश में कृषक पार्टी बना, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बना, यूनियनिस्ट पार्टी कह सकते हैं, और मद्रास यानी कि चेन्नई में जस्टिस पार्टी, अलग अलग पार्टी बनता है। ये 1930 के दशक में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई। साम्यवादी दल को 1934 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, परंतु द्वितीय महायुद्ध के समय साम्यवादी दल पर से प्रतिबंध हटा लिया गया क्योंकि इसने कांग्रेस के विपरीत ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति में समर्थन किया था। ठीक है, 1934 में ही जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी मंच यानी कि सोशलिस्ट फोरम की स्थापना की। इस मंच द्वारा 1948 तक कांग्रेस की एक शाखा के रूप में काम किया जाता रहा, परंतु कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि कांग्रेस के अंतर्गत ही किसी अन्य दल का निर्माण नहीं किया जा सकता। फलतः क्या हुआ कि समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर एक नया समाजवादी पार्टी बना के रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के उद्योग एवं विधि मंत्री थे। ठीक है, कश्मीर एवं अन्य मुद्दों पर नेहरू ने मुखर्जी का काफी गहरा मतभेद
था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और अप्रैल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का गठन किया। ठीक है, ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाला यह पहला दल बना था। कौन? जनसंघ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1951 में ही आचार्य कृपलानी, ठीक है, कृपलानी, उसके बाद रफ़ी मोहम्मद किदवई आदि और भी नेताओं ने एक गुट ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर पार्टी बनाई थी। ठीक है, जिसके बाद में वह समाजवादी दल में विलय हो गया, एक साथ मिल गया। ठीक है, इसके बाद 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो उस समय 14 राष्ट्रीय तथा 60 राज्य स्थल के दल थे। ठीक है, 1957 में आम चुनाव में केवल उन्हीं दलों को राष्ट्रीय रूप का दर्जा दिया गया जिन्हें प्रथम निर्वाचन में कुल मतों के कम से कम 3% मत प्राप्त किए थे। फलतः केवल 4 राष्ट्रीय दल कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, समाजवादी दल तथा साम्यवादी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल बनने का उस समय क्या था कि मिनिमम 3% आपको वोट चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1969 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि सत्ता तथा कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। ठीक है, 29 अगस्त 1974 को 7 दलों ने मिलकर भारतीय क्रांतिकारी दल की स्थापना की। जनवरी 1977 में भारतीय जनसंघ, कांग्रेस संगठन, समाजवादी दल तथा भारतीय लोक दल और विद्रोही कांग्रेसियों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया। ठीक है, इसकी विधिवत स्थापना 3 मई 1977 को की गई तथा चंद्रशेखर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1979 में जनता पार्टी विभाजित हो गई। ठीक है, 1978 में क्या होता है, कांग्रेस का एक विभाजन हुआ और जिसमें कांग्रेस ई का गठन हुआ। ठीक है, जिसकी तत्कालीन अध्यक्षता जो है सो श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, जो आज वर्तमान कांग्रेस के नाम से जानी जा रही है। ठीक है, इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1987 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस ई से अलग होकर के जन मोर्चा का गठन किया। बाद में 1989 के चुनाव के पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक नए दल यानी कि जनता दल का आविर्भाव हुआ। नया दल निकल कर आता है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1996 में नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह ने कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने तिवारी कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1996 में लोकसभा चुनाव में भाग भी लिया। 1998 में पार्टी ने 1998 में श्रीमती सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर तिवारी कांग्रेस का जो विलय है वो कांग्रेस ई में हो गया। ठीक है, अब 1996 में जीके मुपनार ने कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस नामक पार्टी बनाई, जिसका विलय बाद में पुनः कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, इसके बाद 1996 के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस नामक पार्टी बनाई, जो एक राष्ट्रीय दल के रूप में आज भी कार्यरत है और जिसने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, साथ ही साथ अप्रैल 1998 में शरद पवार ने विदेशी नागरिकता का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ई से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1984 के अंत तक भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए अतिरिक्त किसी अन्य दल के रूप में संवैधानिक एवं कानून व्यवस्था जो है सो अंग में नहीं थे, परंतु दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 यानी कि 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 52, ठीक है, के द्वारा राजनीतिक दल भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हो गए। साथ ही साथ 15 जून 1989
से लागू जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1988 की धारा 29 के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के लिए भारतीय संविधान तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के प्रति निष्ठा घोषित करना आवश्यक हो गया। ठीक है, अब जरा हम लोग देख लेते हैं भारत में राजनीतिक दलों के गुण दोष को। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों के गुण दोष, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गुण दोष है उसको एक एक करके हम लोग पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो पहला है भारत में बहुदलीय व्यवस्था कायम है। इसका कारण देश का विशाल आकार, समाज की भिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्रहणता, विलक्षण राजनीतिक प्रतिक्रिया तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा और स्थानीय परिस्थितियों आदि कारणों से कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय होता है। ठीक है, किन किन कारणों से होता है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, यानी कि वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल तथा गैर सांप्रदायिक दल, ये सब भी है। ठीक है, भारत में कार्यरत सभी राजनीतिक दलों की विचारधाराएं परस्पर मिलती जुलती है, उसकी नीतियों और कार्यक्रम में भी काफी हद तक समानता है। लगभग सभी लोकतंत्र दल धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गांधीवाद की वकालत करते हैं। यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक दल में स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। ठीक है, मतलब किसी एक विचारधारा पर नहीं चलने वाला है, सबको एक ही जैसा काम करता है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दलों में तथाकथित आदर्शवादी विचारधारा अधिक विद्यमान है और उसमें व्यवहारिकता की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दल एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में नीतियों या कार्यक्रमों का निर्माण न करके तत्कालिक हितों की पूर्ति के लिए नीतिगत निर्णय लेते रहते हैं। ठीक है, एक दीर्घकालिक कोई नीति का निर्माण ना करके तत्काल जो हो रहा है उसको निपटाने में लगे रहते हैं लोग। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन राजनीतिक करते देखे जा सकते हैं। आज किसी के साथ उनका गठबंधन है तो कल किसी दूसरे के साथ। ठीक है, इस प्रकार की प्रकृति उनकी स्वार्थ लोलुपता और वैचारिक हीनता को दर्शाती है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं बिहार का राजनीति को देखिए ना, कभी इसके साथ सट गए, कभी उसके साथ सट गए, है ना। और भी बहुत सारा है ऐसा उदाहरण। मतलब एक अपना विचारधारा कुछ नहीं है, जिधर से सत्ता बनाने का मौका मिल रहा है उधर सट गए जाके, ये हिसाब किताब है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दल जो है सो सिद्धांत विहीन राजनीतिक देखे जा सकते हैं, आज किसी के साथ तो कल किसी के साथ, है ना। भारत में कार्यरत अधिकांश राजनीतिक दल का संगठन एक परिवार या श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर घूमता रहता है, जो दल या उसकी विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप देख ही सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को देखिए ना, आपको परिवारवाद अच्छा से दिखाई देगा। वहीं आप बिहार की राजनीति में देखिए, उसमें भी परिवारवाद बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए, आप हर एक क्षेत्र की राजनीति में आप देखिएगा तो परिवारवाद आपको दिखाई ही देगा। ठीक है, जो पार्टी का विचारधारा से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। ठीक है, दल अपने घोषणा पत्र की बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं, जबकि भारत में अधिक संख्या दलों का गठन जो है सो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति तथा नस्ल आदि के नाम पर होता है। ठीक है, भारत में दल बनाना, दल परिवर्तन, टूट या फिर विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनीतिक दल की कार्यशैली को महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं ये सब, और उनके लिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। सत्ता की लालसा के कारण राजनीतिक अपना पद या अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया दल बना लेते हैं।
ठीक है। भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावशाली विपक्षी अत्यंत आवश्यक है। यह सत्तारूढ़ दल की निरंकुश शासन की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और वैकल्पिक सरकार देता है, परंतु भारत में एक प्रभावशाली विपक्ष का भी अभाव है। यह केवल वर्तमान में ही नहीं है बल्कि पहले से ही इस तरह की प्रवृत्ति जो है सो हमारे यहाँ विद्यमान थी। ठीक है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत का जो राजनीतिक दल है उसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है। पहला होता है राष्ट्रीय दल, ठीक है। इसके बाद राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, ठीक है। और लास्ट में होता है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है। तो वर्तमान में जो है अभी राष्ट्रीय दल का जो संख्या है हमारा भारत में वो 7 है। ठीक है। और राज्य स्तरीय दल जो है आपका उसका संख्या अभी 52 है। ठीक है। राज्य स्तरीय दल। ठीक है। और जो गैर मान्यता प्राप्त यानी कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या जो है सो अभी तत्काल 593 है। ठीक है। इसमें जो है सो इंडियन पीपुल्स फ्रंट हो गया, मार्क्सवादी समन्वय पार्टी हो गया, अपना दल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल का पंजीयन कैसे होता है। राजनीतिक दलों का पंजीयन। ठीक है। तो भारत में सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के पास पंजीयन कराना जो होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के पास अपने पंजीयन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित जो शर्त है उसको पूरा करना होता है। क्या क्या शर्त है? तो जन प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1988 के लागू होने के समय कोई संस्था, संगठन, निकाय अस्तित्व में है तो लागू होने के तिथि से 60 दिन के अंदर उन्हें पंजीयन हेतु आवेदन करना चाहिए। दूसरा, यदि जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1988 के लागू होने के पश्चात यानी कि बाद में कोई संस्था हो गया, संगठन हो गया या निकाय अस्तित्व में आता है तो अस्तित्व में आने की तिथि से 30 दिन के अंदर ही उसका पंजीयन के लिए आवेदन कर देना चाहिए। ठीक है। क्लियर है। मतलब 1988 में जब आपका जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है, उसके लागू होने से पहले यदि कोई संगठन, संस्था, निकाय है तो उसको 60 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। ठीक है। और यदि इसके बाद कोई लागू आता है संगठन, संस्था या फिर कुछ भी, तो उसको 30 दिन के अंदर, जिस दिन वो लागू होता है, मतलब कहने का अर्थ है जिस तिथि में वह अस्तित्व में आता है
संगठन बनता है उस तिथि से 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट आता है पंजीयन हेतु राजनीतिक दलों का आवेदन। पंजीयन हेतु राजनीतिक दलों का आवेदन। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों द्वारा पंजीयन के लिए जो प्रस्तुत किए जाते हैं आवेदन पत्र, उसमें कौन कौन से तथ्य जरूरी होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संस्था, संगठन, निकाय के सिद्धांत जिसके ऊपर वह आधारित है। ठीक है, इसके बाद संस्था, संगठन, निकाय की नीतियां, लक्ष्य, उद्देश्य जिनका अनुकरण उक्त संस्था द्वारा किया जा रहा है अथवा किया जाना हो। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है वह राजनीतिक सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन हेतु उस संस्था, संगठन, निकाय द्वारा निर्धारित किया गया कार्यक्रम, कृत्य एवं क्रियाकलाप, ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ है आपका निर्वाचकों के साथ संस्था, संगठन, निकाय का संबंध तथा आम जनता से प्राप्त समर्थन का प्रमाण। ठीक है, इसके बाद संस्था, संगठन, निकाय के प्रमुख अंगों के अध्यक्ष भले ही उनका नामकरण कुछ भी हो एवं अन्य सदस्यों के नाम। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र में वर्णित उपर्युक्त विवरणों से पूरी तरह से संतुष्टि होने पर ही निर्वाचन आयोग किसी संस्था, संगठन या निकाय को पंजीकृत दल के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक दलों की मान्यता। ठीक है, राजनीतिक दलों की मान्यता। ठीक है, तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना, चुनाव चिन्ह का ध्यान करना, ठीक है, या फिर उसका अध्ययन करना हो गया, आदि कार्य जो है सो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल तथा राज्यीय दल को मान्यता देने के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मापदंड हैं इसको आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला आपका निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव परिणामों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्यकृत या राज्यीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, अन्य दलों को केवल पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकार निर्धारित करती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया। ठीक है, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा, ये सब है ना। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दल को नामांकन के लिए केवल प्रस्ताव या प्रस्तावक चाहिए। ठीक है, इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक जो है सो रखने का अनुमति होता है। ठीक है, गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की मान्यता है। ठीक है, अपने दलों के इस या इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वालों में स्टार प्रचारक के यात्रा खर्चे को उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो संपूर्ण देश में विशिष्ट उस दल के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक राज्यीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है विशिष्ट है उसके लिए आरक्षित होता है। ठीक है, दूसरी ओर कोई पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से कोई एक चिन्ह चिन्हित कर सकता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अगस्त 2016 को
नियमों में संशोधन के तहत निर्धारित किया गया कि राजनीतिक दलों के दर्जे की सीमा अब 5 वर्ष ना होकर के 10 वर्ष में की जाएगी। ठीक है, ये उनका जो समीक्षा करना है कि कैसा वो दल है, उसका जो समीक्षा होगा वह हर एक 5 वर्ष में पहले होता था, लेकिन अब उसको 10 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए आधार क्या है। ठीक है, राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए आधार। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह या आरक्षण एवं आवंटन कह सकते हैं, उसका किसको क्या देना है और किस हिसाब से उसको बांटना है। वो चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 6 के अनुसार निर्वाचन आयोग उन राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करेगा जो कुछ शर्तें हैं उसको पूरा करता है। तो क्या क्या शर्तें हैं इसको देख लेते हैं। तो राजनीतिक दल के रूप में विगत 5 वर्ष से लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो। ठीक है, पिछले लोकसभा के निर्वाचन में उस राज्य से निर्वाचित प्रत्येक 25 लोकसभा सदस्यों में से या उस संख्या के किसी भी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य का वह राजनीतिक दल निर्वाचन द्वारा भेज चुका हो। ठीक है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रत्येक 30 सदस्यों में से कम एक सदस्य उसका चुना गया हो। साथ ही साथ राज्यसभा में संपन्न विगत लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को पर्याप्त या प्राप्त वैध मत सभी प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त वैध मत का कम से कम 6% हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। ठीक है, साथ ही साथ यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है तो यह शर्त वर्ष 2011 में यह जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद आम चुनाव में राजनीतिक दल के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दल की संख्या परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किसी राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है तो राजनीतिक आयोग उक्त राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ चुनाव चिन्ह भी उसको दिया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय दल की मान्यता के आधार। राज्यीय दल को समझ गए, अब राष्ट्रीय दल को देखते हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता के आधार। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह का जो आरक्षण है या आवंटन, ये आदेश जो है 1968 के पैरा 7 के अनुसार निर्वाचन आयोग उस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है जो कुछ शर्तें हैं उसको पूरा करते हैं। तो ठीक है, क्या क्या शर्त है? तो किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो राष्ट्रीय दल की मान्यता उसको दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने पिछले लोकसभा के चुनाव में अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 सदस्यों में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% वह मत प्राप्त करता हो। तो ठीक है, इसके बाद यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों की लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है तो ठीक है। इसके बाद कोई राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है,
लोकसभा के प्रत्येक आम निर्वाचन तथा अधिकांश राज्यों की विधानसभा के चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल के वर्गीकरण के उपर्युक्त मापदंड के संदर्भ में स्थिति का पुनर्समीक्षा वह करता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए संशोधित जो मापदंड है उसको देख लेते हैं। ठीक है। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए संशोधित मापदंड। ठीक है। तो नवंबर 2000 में निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चुनाव चिन्ह यानी कि आरक्षण और आवंटन के आदेश में संशोधन किया और संशोधित चुनाव चिन्ह आदेश 1 दिसंबर 2000 से प्रभावी हो गया। ठीक है। इसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले राज्य स्तरीय दल के लिए संशोधित मापदंड क्या क्या है। तो संशोधित मापदंड के अनुसार राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मत का कम से कम 6% जो है तथा विधानसभा की कम से कम 2% सीटें अथवा कम से कम 3 सीटें इनमें से जो भी अधिक हो वह जितना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए संशोधित मापदंड है वो क्या है। संशोधित मापदंड के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों के कम से कम 6% तथा कम से कम 4 राज्यों में अथवा अधिक राज्यों में प्राप्त किया हुआ हो तथा साथ ही साथ एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटें प्राप्त हो अथवा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा के उसके प्रतिनिधित्व 2% यानी कि कम से कम 11 लोकसभा सदस्य हो। ठीक है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के मापदंड के संशोधन के बाद भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की स्थिति अप्रभावी रहेगी। ठीक है। भविष्य में होने वाले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों के पश्चात ही उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जाएगा। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका राजनीतिक दल। अब हम लोग दबाव समूह को देखते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं दबाव समूह को देखते हैं। ठीक है। तो दबाव समूह है क्या आखिर, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है। दबाव समूह। ठीक है। तो देखिए दबाव समूह क्या होता है। आमतौर पर एक ऐसा समझिए उसको कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है। मान लीजिए एक ग्रुप है। ठीक है। कुछ लोगों का ग्रुप है वो। ठीक। मान लेते हैं ये एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारा हो, 8, 10, 15 कुछ भी हो सकता है इसमें। ये कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ आदमी नहीं होता है। ठीक है। ये एकदम स्वतंत्र आदमी है। ठीक है। स्वतंत्र है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए, ठीक है, कोई बड़ा मुद्दा आ जाता है, मान लीजिए कोई सार्वजनिक मुद्दा है जिसको ठीक करना आवश्यक हो जाता है ना। जैसे कि आप देखिए ना, अभी उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए 27 तारीख को क्या हुआ था कि जेपीएससी के नोटिफिकेशन के लिए यानी कि जेपीएससी को जारी करने के लिए एक ट्विटर आंदोलन चला है ना। उसमें क्या हुआ, सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि जल्दी से जेपीएससी का फॉर्म निकालिए।
तो उसी टाइप से आपका दबाव समूह काम करता है। कोई सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा, समूहों के द्वारा क्या होता है कि सरकार के कोई अंग के ऊपर या सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो उससे उसका हित का पूर्ति होता है। ठीक, ये एकदम ध्यान रखिएगा, कोई राजनीतिक पार्टी से यह जुड़ा नहीं होता है। क्लियर है? इसका जो उत्पत्ति हम कह सकते हैं, मुख्य रूप से जो है इसका उत्पत्ति हम लोग अमेरिका को मानते हैं। ठीक है, वहां पे हुआ था। और भारतीय संविधान का यदि बात कर ले हम दबाव समूहों को लेकर के, तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 19 है, ठीक है, वह दबाव समूह का निर्माण करने के लिए जो है सो नागरिक को मूल अधिकार देके बैठाया हुआ है। ठीक है, तो दबाव समूह का कुछ अलग अलग विशेषता है, परिभाषाएं हैं। हम शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बता दिए दबाव समूह होता क्या है। अब उसको विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह जो है सो विधिक और तर्क संगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार करना, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था करना, अनुरोध करना, जन वाद विवाद, अपने विधायकों के संबंध को बनाए रखना आदि ये सब कार्य हैं। ठीक है, हालांकि ये कभी कभी लोकहित और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले अतर्क संगत कार्य और गैर विधिक तरीके का भी आश्रय लेते हैं, जैसे कि हड़ताल और हिंसक गतिविधि और भ्रष्टाचार, ये सब कार्य भी इसमें किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, दबाव समूह जो है सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाया गया एक निजी संगठन है। ठीक है, दबाव समूह एक संगठित समूह होता है जो सदस्यों को औपचारिकता या औपचारिक सरकारी पदों पर आसीन करवाने के प्रयास के बिना सरकारी निर्णयों के प्रसंग को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। ठीक, दबाव समूह शब्द का प्रयोग समाज उद्देश्य वाले या समान उद्देश्य वाले लोगों के किसी एकत्र या एकत्रित समूह के लिए किया जाता है जो राजनीतिक क्रिया के माध्यम से सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दबाव समूह एक ऐसा संगठित सामाजिक समूह होता है जो सरकार पर औपचारिक नियंत्रण किए बिना राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ठीक है, दबाव समूह चुनाव मुकाबले में विधिवत प्रदेश के बिना सरकारी नीति निर्णयों को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास होता है। दबाव समूह लोगों के एक औपचारिक संगठन होते हैं जो एक या एक से अधिक साझे लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, और जो होने वाली घटनाओं, विशेषकर सरकार द्वारा बनाई जाने वाली तथा प्रशासन या प्रशासित की जाने वाली सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके और उन्हें बढ़ावा दे सके। ठीक है, दबाव समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो शासकीय विधियों के माध्यम से या उनके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ऐसे दबाव समूह को विधानमंडल में राजनीतिक दलों के रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये ना तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दे से संबंधित होते हैं और इनकी इच्छा में प्रभाव बनाकर, यानी कि इच्छा से सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों का बढ़ाना होता है। ठीक है, पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह को स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, जब गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ। जब ठीक है, भारत में अमेरिका की भांति दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए हैं। अब हम लोग दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो दबाव समूह का परिचय हम लोग जानते हैं क्या है, नहीं है। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, दबाव समूह की विशेषताएं। ठीक है,
तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, देखिए संयुक्त हित दबाव समूह के आधार होते हैं, ठीक है। प्रत्येक दबाव समूह का निर्माण एक या एक से अधिक संयुक्त हितों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। समान हित रखने वाले लोग दबाव समूह का निर्माण करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार करते हैं कि साझे हितों को केवल सामूहिक प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दबाव समूह हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्तियों का नहीं, ठीक है। इसके बाद औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित, ठीक है। तो दबाव समूह प्रायः एक औपचारिक रूप से संगठित समूह होता है। भारत जैसे संक्रमणकालीन राष्ट्र में अनेक बार अनौपचारिक समूह औपचारिक समूह की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद गैर दलीय चरित्र, ठीक है। दबाव समूह गैर राजनीतिक, तटस्थ तथा स्वायत्त संगठन होते हैं, ठीक है। दबाव समूह आधारभूत तौर पर गैर दलीय समूह होते हैं। वे शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते, फिर भी वे उम्मीदवार के चयन से लेकर के निर्वाचन के आयोजन तथा उसके परिणाम आने तक चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वे शक्ति के लिए संघर्ष में भाग नहीं लेते परंतु इसके परिणामों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में वे अपने हितों की सुरक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते हैं, न कि राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है संवैधानिक और संविधानेतर साधनों का प्रयोग, ठीक है। दबाव समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक और संविधानेतर दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए सर्वाधिक महत्व अपने लक्ष्यों का होता है, ठीक है। इसके बाद होता है अनिश्चित काल या अनिश्चित कार्यकाल, ठीक है। दबाव समूह का कार्यकाल अनिश्चित होता है क्योंकि उसके कार्यकाल का प्रश्न उनके हित की प्राप्ति से जुड़ा होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कोई दबाव समूह अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका विघटन भी कर दिया जाता है, ठीक है। दबाव समूह अलोकतांत्रिक देशों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दबाव समूह सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, यद्यपि इनकी संख्या लोकतांत्रिक देश में अधिक होती है, ठीक है। एक विद्वान हुए रॉबर्ट सी बोन, उनके अनुसार दबाव समूह सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं यहाँ तक कि सर्वाधिकारी राज्यों में पाए जाते हैं। केवल यह तथ्य है कि दबाव समूह साम्यवादी राज्यों में भी होते हैं इसकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग दबाव समूह का वर्गीकरण कर लेते हैं जरा। ठीक है, दबाव समूह का वर्गीकरण, ठीक है। तो दबाव समूहों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। चूंकि दबाव समूह मुख्य आधार इनके सदस्य के हित होते हैं, अतः कुछ विद्वानों ने इनका वर्गीकरण आर्थिक दबाव समूह, व्यापारिक दबाव समूह, कृषि दबाव समूह, व्यावसायिक दबाव समूह तथा धार्मिक दबाव समूह के रूप में किया है, ठीक है। लक्षणों की दृष्टि से दबाव समूह को स्वार्थी और लोकार्थी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। श्रमिक संघ और व्यापारिक संघ वर्ग विशेष के हित की पूर्ति करते हैं, अतः यह स्वार्थी समूह के श्रेणीबद्ध किया जाता है। जबकि पतिता उद्धार समिति, जिला साक्षरता समिति या नारी कल्याण जैसे संघ इकाइयों को लोकार्थी समूह में रखा जाता है, ठीक है। संगठन की दृष्टि से समूह के दो भेद बताए गए हैं। कौन सा? तो एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक समूह वो होते हैं जिनके संगठन का निश्चय या निश्चित कहते हैं, ठीक है। औपचारिक समूह वे होते हैं जिनके संगठन का निश्चित कहते हैं, ठीक है। और आस्तिक दृष्टि से या अस्तित्व की दृष्टि से समूह को अकाल्पनिक तथा दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समूहों का वर्गीकरण स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप में विभक्त किया जाता है।
ठीक है। एक विद्वान हुए पीटर मार्कल, ठीक है। वो 6 भाग में दबाव समूहों को विभाजित किए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले आर्थिक हितों वाले समूह, जैसा कि अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये हो गया आर्थिक समूह का। इसके बाद व्यावसायिक हित वाले समूह जैसे एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स, बार काउंसिल्स, ये हो गया, है ना। इसके बाद आपका सार्वजनिक सेवा समूह जैसे कि साक्षरता समिति, कुछ निवारण समिति आदि, ये सब हो सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के लिए संगठित समूह जैसे श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्थागत प्रकृति वाले समूह जैसे कि सिविल सर्वेंट एसोसिएशन, है ना। इसके बाद मिश्रित प्रकृति के समूह जैसा मोहल्ला समिति, खेल समिति, ये सब। अब हम लोग देखते हैं अमांड का वर्गीकरण, ठीक है। ये भी एक विद्वान हुए, ये किस प्रकार से करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। इनका नाम हुआ, ये आमंड कह सकते हैं इनको, ठीक है, का वर्गीकरण, ठीक है। तो आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण में गैब्रियल ए आमंड के वर्गीकरण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आमंड ने इन समूहों के हित समूहों का नाम दिया है और इनकी चरित्र विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया है, ठीक है। यानी कि जिस हिसाब से उसका चरित्र होगा उसके हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो भारत में जो क्रियाशील दबाव समूह है उसके विषय में कहा गया है कि एक हो गया संस्थागत दबाव समूह, ठीक है। इसके बाद समुदायात्मक दबाव समूह, ठीक है। इसके बाद असमुदायात्मक दबाव समूह, चौथा नंबर में हम लोग प्रदर्शनकारी दबाव समूह, ठीक है। अब एकक के बारे में हम लोग चारों को बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्थागत दबाव समूह क्या है। संस्थागत दबाव समूह, ठीक है। तो संस्थागत दबाव समूह से ऐसे दबाव समूहों से है जो सरकार या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसमें कौन कौन से तत्व समावेशित होते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो संस्थागत दबाव समूह सेना, राजनीतिक दलों, विधानमंडलों या नौकरशाही आदि में पाए जाते हैं। ये व्यावसायिक तौर पर कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं के औपचारिक संगठन होते हैं। ये एक साथ एक संगठन के रूप में अथवा छोटे छोटे समूह के रूप में हित स्पष्टीकरण का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लेते हैं तो नौकरशाही के अधिकारियों या अधिकारी मंत्रियों को प्रभावित कर सकते हैं और फिर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जिससे प्रशासकों के हित की सुरक्षा तथा उनका हित संवर्धन हो। राजनीतिक दल ऐसे समूहों को समर्थन प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए संस्थागत में और भी है कि संस्थागत दबाव समूहों में राजनीतिक दल की कार्य समिति, संसदीय बोर्ड, युवा संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये दबाव समूह राजनीतिक दलों के अपने आंतरिक संगठन या अनुषंगिक इकाई होते हैं ये, ठीक है। भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संस्थागत दबाव समूह में कांग्रेस संसदीय समिति, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड हो गया, उसके बाद आपका केंद्रीय चुनाव समिति, मुख्यमंत्री क्लब, आईएएस एसोसिएशन तथा सेना को लिया जा सकता है, ठीक है। संस्थागत दबाव समूहों में कर्मचारियों के संगठन को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो शासन, प्रशासन या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं।
इनके द्वारा अपने हित की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदाय के हित का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है समुदायात्मक समूह। समुदायात्मक समूह, ठीक है। चलिए, तो समुदायात्मक जो दबाव समूह का आशय हित स्पष्टीकरण की विशेष संरचनाओं से है। यह हितों की अभिव्यक्ति को विशेषाकृत समूह होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, व्यापारियों का, उद्योगपति के संगठन, धार्मिक लोगों के संगठन, कृषक आदि के संगठन, ये सब इसमें आता है। ये औपचारिक रूप से गठित तथा अधिकांश पंजीकृत निकाय होते हैं, जिनमें अपने विधान या संगठन के नियम आदि होते हैं। समुदायात्मक समूह की मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा हम देख लेते हैं और ब्रीफ में कि श्रमिक संगठन श्रमिकों के संघ हैं जो सामूहिक कार्यों द्वारा अपने हितों की रक्षा करते हैं। स्वाधीनता से पूर्व भी कई श्रमिक संगठन कार्यरत थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता श्रमिक संघ में सक्रिय थे। सभी मजदूर संघ का ध्येय मजदूर को या मजदूर के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना था। ठीक है, वहीं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए व्यापारिक दबाव समूह सर्वाधिक शक्तिशाली और सक्रिय दबाव समूह है। देश के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के समूह को इस वर्ग में रखा जा सकता है। भारत में व्यापारी संघ अंग्रेज शासन काल से ही सक्रिय थे। सन 1887 में भारतीय वाणिज्य मंडल का गठन इसका एक उदाहरण है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में व्यापारियों के संगठन को में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अत्यंत आधुनिक और प्रभावशाली समूह के रूप में अभी कार्यरत है। ठीक है, इसके बाद आता है गैर समुदायात्मक समूह। ठीक है, गैर ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो ऐसे समूहों को गैर सामुदायिक समूह जिनका औपचारिक संगठन होता है, ये धर्म, जाति, रक्त संबंध अथवा किसी अन्य परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये समय समय पर प्रकट और विलुप्त होते रहते हैं। असामुदायिक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठित संघ नहीं होते हैं और इनके परंपरावादी दबाव समूहों में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, गांधीवादी समुदाय, भाषागत समुदाय, सिंडिकेट और युवा तर्क आदि प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है इसको जरा देख लेते हैं। तो गांधीवादी संगठन भी शासकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। गांधीवादी गुट अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए नहीं अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्यरत है। ठीक है, भारतीय राजनीति में 1960 से 70 के दौर में सिंडिकेट नामक दबाव समूह ने कांग्रेस और संपूर्ण देश की राजनीतिक समूह की व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य किया। सिंडिकेट शब्द का प्रयोग कांग्रेस दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने किया था, जिन्होंने मिलजुल कर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का निर्णय लिया था। सिंडिकेट ने राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्नों को सबसे अधिक प्रभावित किया था। ठीक है, भाषा के आधार पर भी दबाव गुट हमारी राजनीतिक में सक्रिय की भूमिका निभाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान भाषाई राज्य शक्तिशाली भाषाई दबाव समूहों में की राजनीतिक में ही परिणाम है, कह सकते हैं। ठीक है, इन सभी के अतिरिक्त युवा तर्क या तुर्क दबाव समूह ने भी सरकार के नीतियों को प्रभावित किया है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रदर्शनकारी समूह को। ठीक है, प्रदर्शनकारी दबाव समूह।
तो प्रदर्शनकारी दबाव समूह अनेक विकासोन्मुख राष्ट्रों की विशेषता है। भारतीय राजनीति में भी इनको नवागत तथ्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, प्रदर्शनकारी दबाव समूह वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें हिंसा हो गया, राजनीतिक हत्या, दंगे आदि का सहारा लेते हैं तथा सरकार के निवेश तथा निर्गत ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अप्रतिमानी समूह। ठीक है, अप्रतिमानी समूह। ठीक है, तो इस वर्ग में उन समूहों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनके व्यवहार के विषय में कोई पूर्वानुमान कर पाना कठिन होता है। ऐसे समूह गैर परंपरावादी साधन, आमतौर पर हिंसात्मक साधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें छात्र एवं युवा संगठन और उग्रवादी संघ इस श्रेणी के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दबाव समूहों द्वारा अपनाए जाने वाले साधन। ठीक है, दबाव समूहों द्वारा अपनाए जाने वाले साधन। ठीक है, तो दबाव समूहों की कार्यविधि या साधन में उन सभी उपाय आते हैं जिनके द्वारा निर्णायकों पर दबाव डाला जा सकता है। उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं? उदाहरण में हमारा हो गया हड़ताल हो जाएगा, घेराव हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रदर्शन हो सकता है, सत्याग्रह हो सकता है, धीरे काम करना हो सकता है, नियम के अनुसार काम करना आदि ये तकनीक हो सकता है, जिन्हें आमतौर पर प्रत्यक्ष कार्यवाही के साधन कहा जा सकता है। ठीक है, इनके क्षेत्र में ये सब आते हैं। एक व्यक्ति हुए हेनरी ए टर्नर के अनुसार एक हित समूह सामान्य तौर पर कट्टरवादी और अवसरवादी ढंग से कार्य करता है। ठीक है, यह उसी विधि या तकनीक का प्रयोग करता है जिसके बारे में इसे विश्वास हो कि उसके उद्देश्य की में प्रभावशाली ढंग से वो काम करेगा या रक्षा करेगा। ठीक है, निसंदेह अधिकतर दबाव समूहों की गतिविधि का लक्षण होता है ये सब। कौन सी कार्यवाही समय तथा साधनों को कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक परिणाम देगी, ये होता है। ठीक है, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले जो मुख्य साधन है एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्रेरित प्रचार। ठीक है, प्रेरित प्रचार, इसको देख लेते हैं जरा। तो प्रेरित प्रचार का सामान्य अर्थ होता है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर उनके अपने हित में कानून बनवाना। व्यवस्थापिका के प्रत्येक सदन के साथ आमतौर पर जुड़ा एक कक्ष होता है जिनमें लॉबी कहते हैं। यहाँ व्यवस्थापिका के सदस्य बैठकर प्राय विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर विधायकों को प्रभावित करना सबसे आसान होता है। दबाव समूह लॉबिंग का प्रयोग विधायकों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में दबाव समूह इस साधन का बलुता से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमेरिका में तो इसका महत्व यहाँ तक बढ़ गया है कि गोष्ठ कक्ष को कभी कभी विधानमंडल का तीसरा सदन भी कहा जाता है। ठीक है, हाल के वर्षों में प्रेरक प्रचार केवल विधायकों तक ही सीमित न रह गया है, वरन इसका प्रयोग शासन के सभी स्तरों पर किया जाता है। मंत्रियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपने हितों के पक्ष में आवश्यक जानकारी पेश करना, उसके समक्ष प्रार्थना पत्र, संस्मरण पत्र आदि प्रस्तुत करना दबाव समूह के लिए ये सब आम बात हो गया है। ठीक है, दबाव समूह प्रेरक प्रचार के माध्यम से न्यायालय को भी प्रभावित करते हैं। दबाव समूह उम्मीदवारों के चयन हो गया, उसके बाद चुनाव घोषणा पत्र के निर्माण तथा राजनीतिक दलों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन को भी इस तकनीक से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है
है ये प्रचार तथा जन प्रसार माध्यम, ठीक है, प्रचार तथा जन प्रसार माध्यम, ठीक है। तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दबाव समूह विभिन्न प्रचार और जन प्रसार के माध्यम का भी प्रयोग करते हैं। दबाव समूह समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अपनी मांगों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रेस के साथ संपर्क बनाकर दबाव समूह अपने पक्ष में बड़े समाचार पत्रों में संपादकीय तथा लेख प्रकाशित करने का ये प्रयास करते हैं। दबाव समूह अपने पक्ष में पोस्टर आदि का प्रकाशन भी करते हैं। दबाव समूह जन प्रसार माध्यमों द्वारा प्रचार करते हैं ताकि वे जनमत को अपनी शाख बना सके और इसके द्वारा सरकारी नीतियों में इच्छानुसार परिवर्तन करा सके, ठीक है। अब इसके बाद आता है चुनावी अभियानों में भागीदारी, ठीक है। हम ऐसे ही लिखते हैं चुनाव अभियान में भागीदारी, अभियान में ठीक है। भागीदारी गलत लिख दिया है, इसको सुधार देते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह चुनाव में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, परंतु वे निर्वाचन में उम्मीदवारों के चयन तथा उसके चुनाव प्रचार को प्रभावित करते हैं। अपने पक्ष के उम्मीदवारों को जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अभियान में भी भाग लेते हैं, ठीक है। पहला, इसके बाद हो जाता है आपका हड़ताल। हड़ताल, ठीक है। हड़ताल दबाव समूहों के हाथ में एक प्रभावशाली कह सकते हैं साधन है। हड़ताल का प्रयोग आमतौर पर आर्थिक दबाव डालने तथा व्यापार को हानि पहुंचाने की नीयत से किया जाता है। जब तक कि प्रबंधन द्वारा नीति में यथोचित परिवर्तन न कर लिया जाए अथवा मांगों को मान न लिया जाए, दबाव समूह के द्वारा हड़ताल यानी कि निश्चित हित की प्राप्ति के लिए पूर्णतः काम रोक देना ये होता है, ठीक है। का प्रयोग साधारणतया तभी किया जाता है जब अन्य साधन जैसे क्रमिक हड़ताल, प्रदर्शन, सामूहिक अवकाश, नियम अनुसार कार्य करना, धरना देना आदि उपाय जब असफल हो जाता है तो इस समय इसका सीधा कार्रवाई एक हड़ताल ही बच जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बंद, ठीक है। तो जहां तक कार्य रोकने का प्रश्न है, बंद भी सामान्य हड़ताल की तरह ही होता है, ठीक है, परंतु हड़ताल की तुलना में इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। बंद का अर्थ एक दबाव समूह के सदस्यों द्वारा ही काम रोक देना नहीं होता है, वरन संबंधित प्रतिष्ठान के सभी लोग अपना कार्य रोक देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बंद के समर्थक और इसके विरोधी में हिंसात्मक संघर्ष हो जाए। यह दबाव का एक खतरनाक साधन माना जाता है। केवल शक्तिशाली तथा बड़े आक्रामक दबाव समूहों द्वारा इस साधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है घेराव, ठीक है। तो यह भी दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले एक आम तकनीक है। इसमें प्रबंधकों या निर्णयकर्ताओं को एक घेरे में लिया जाता है तथा वहां से निकलने नहीं दिया जाता। ऐसा उन्हें बाध्य करने के लिए किया जाता है ताकि वे दबाव समूह की मांग को मान ले, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन, ठीक है। तो दबाव समूहों द्वारा प्रदर्शन का आयोजन अपने सदस्यों की एकता को दर्शाने तथा जनमानस एवं निर्णयकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर और अपनी मांगों की ओर आकृष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दबाव समूहों द्वारा उपर्युक्त सभी विधियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्राय दबाव समूह द्वारा पहले प्रभावित करने वाली विधियों जैसे प्रचार, संचार माध्यम द्वारा प्रचार आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें अभिलाषित लक्ष्यों की प्राप्ति ना होने पर प्रदर्शन, हड़ताल, बंद आदि जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह, ठीक है।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह। ठीक है, तो सामान्य रूप से दबाव समूह अवसरवादिता के आधार पर प्रयोगवादी प्रणाली से कार्य करता है और इस प्रकार अपने निश्चित हितों की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक होते हैं वो सभी दबाव समूह द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह का संगठन पूर्ण स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त होता है। दबाव समूहों द्वारा सरकार और जनता के मध्य संपर्क की कड़ी प्रदान करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न नीतियों तथा निर्णयों के विषय में जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए निमित्त प्रशासनीय अधिकारी के पास दबाव समूह जो है सो महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए नई उद्योग नीति निर्धारित करने के लिए अथवा विनिर्माण औद्योगिक कानून में संशोधन करने से पूर्व सरकार निश्चय ही श्रमिकों के प्रतिनिधित्व यानी कि ट्रेड यूनियनों से परामर्श लेती है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकारी नीतियों के निर्धारण तथा राजनीतिक निर्णयों के क्रियान्वयन में दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है। यह प्रश्न इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में समुदाय और संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले राष्ट्र में दबाव समूह का दोहरा अस्तित्व निभाना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या दायित्व है उनका, तो इन प्रणाली में चूंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर पृथक होती है, इसीलिए दबाव समूह राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। यदि किसी स्थिति में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों ही दृष्टिकोण दबाव समूह के हित के लिए प्रतिकूल है, तब दबाव समूह न्यायपालिका की शरण लेता है। इस प्रकार अध्यक्षीय प्रणाली में दबाव समूहों को कार्य की महत्ती स्वतंत्रता प्राप्त होती है क्योंकि ये 3 स्तरों पर पक्ष निर्माण के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, परंतु ब्रिटेन जैसे संसदीय प्रणाली वाले राष्ट्र में दबाव समूह को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है क्योंकि राजनीतिक दल संस्थागत आधार पर या तो सत्ता में होते हैं अथवा विपक्ष में बैठे होते हैं। दूसरे संसदीय शासन प्रणाली में दलीय अनुशासन के चलते सदस्य को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त होती है। तीसरे, इस प्रणाली में सत्तारूढ़ दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। इसी प्रकार संसदीय प्रणाली में दबाव समूह की प्राय उतनी ही भूमिका होती है जितनी कि सत्तारूढ़ दल उसे प्रदान करना चाहे। ठीक है, संसदीय प्रणाली में दबाव समूह राजनीतिक मांगों को समर्थन करते हैं, इसको अधिक सशक्त स्वरूप देने के लिए अन्य समूहों का समर्थन प्राप्त करते हैं तथा अंततः सत्ता प्राप्त दल के सदस्यों के माध्यम से सरकारी नीतियों तथा कार्य प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन दोनों ही प्रणालियों में सर्वथा भिन्न भूमिका निर्वाह फ्रांसीसी शासन प्रणाली में दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। इस कारण विद्वानों द्वारा बताया गया है कि फ्रांसीसी जन अपने स्वभाव से ही राष्ट्रीय हित की तुलना में एक विशेष समुदाय या फिर एक समुदाय विशेष के हित के संवर्धन में अधिक रुचि रखते हैं। परिणाम स्वरूप फ्रांस में दबाव समूह द्वारा अत्यधिक अनुत्तरदायी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। बहुदलीय पद्धति तथा परंपरागत रूप में क्रांति से अभिभूत फ्रांसीसी शासन व्यवस्था दबाव समूहों की स्थिति को काफी सशक्त बना देती है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह लोकतांत्रिक प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु वास्तविक स्तर पर उनका कार्य जो है सो कार्यभाग सत्ता प्राप्त दल से उनके संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम लोग जरा देख लेते हैं समसामयिक जीवन की
समस्याएं एवं दबाव समूह। ठीक है, ठीक है। तो समसामयिक की जटिलता ने कविता नई प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, उपभोक्ता संरक्षण तथा महिला अधिकार संरक्षण आदि। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां दबाव समूह अपने परंपरागत क्षेत्र जैसे कृषि, श्रम, व्यापार, सरकारी सेवा आदि के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह कर ही रहे हैं, वहीं आज के जीवन में उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में भी दबाव समूह की जो सार्थकता है उसका भूमिका का आशा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका विस्तृत हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बचा नहीं है। तो सबसे पहले पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण और दबाव समूह क्रियाकलाप को देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण और दबाव समूह। ठीक है, तो पर्यावरण का आशय मूलतः उन समग्र परिवेश से है जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। वायु, जल और भूमि इसी पर्यावरण का हिस्सा है, जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। ठीक है, परंतु मनुष्य द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप अब पर्यावरण की शुद्धता समाप्त होती जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति पैदा हुई है। ठीक है, भारत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को जरा हम लोग देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक जो हमारा है भारत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में विकास और औद्योगिकरण के कार्यक्रम बृहद पैमाने पर चलाए जा रहे हैं, परंतु इसके समानांतर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए समुचित उपाय नहीं किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की अधिकांश नदियां जो हैं सब प्रदूषित हो गई हैं। यही नहीं कि पेड़ की अनाप शनाप कटाई भी होती जा रही है तथा वन्य जीवों का शिकार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक संस्थानों के संचालकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे सरकार से पर्यावरण मित्र होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है सो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भारत में कई दबाव समूह प्रयासरत हैं। वृक्षों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित न होने पाए, इस दिशा में कार्यरत सुंदरलाल बहुगुणा का जो चिपको आंदोलन था बहुत ज़्यादा मतलब वो चर्चा में आया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी नव निर्माण समिति, नर्मदा सागर संघर्ष समिति, लोक अधिकार जैसे संगठन बड़े बांध बनाए जाने की परियोजना का विशेष रूप से सरदार सरोवर परियोजना और टिहरी बांध परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी बहुत उल्लेखनीय है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं महिला अधिकार संरक्षण एवं दबाव समूह क्रियाकलाप, महिला अधिकार और इनके संरक्षण की समस्या। ठीक है, महिला अधिकार संरक्षण एवं दबाव समूह
कट, ठीक है। यहाँ इसमें हमको महिला अधिकार और उनके संरक्षण की समस्या, महिला अधिकार और उनके संरक्षण की समस्या, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष समाज रूपी रथ का जो है सो दो पहिए हैं। इन दोनों के समान उपयोगिता और महत्व है। अनेक देशों के संविधान में दोनों का समान अधिकार की बात प्रकट रूप में स्वीकार की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में जारी अधिकारों और सार्वभौमिक घोषणा पत्र में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने की बात कही गई है। परंतु इस घोषणा के लगभग 50 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी व्यवहार में महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, ठीक है, बहुत खराब स्थिति में कह सकते हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में तो महिलाओं को यातना का शिकार होना ही पड़ रहा है। यूरोप और अमेरिका में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बाल विवाह, प्रथा, सती प्रथा तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के कारण भारत में हिंदू समाज में जो महिलाओं की स्थिति है अत्यंत ही शोचनीय है। साथ ही मुस्लिम समाज में भी बाल विवाह, बुर्का प्रथा तथा तलाक आदि की प्रथा के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आश्चर्य का विषय यह है कि महिला ही महिला पर अत्याचार करने के लिए सबसे आगे है। इस अत्याचार का प्रारंभ जन्म से ही हो जाता है, जब पुत्र के जन्म पर प्रसन्नता और पुत्री के जन्म पर दुख व्यक्त किया जाता है ना। इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करने में महिलाएं यानी कि माँ हो गई, दादी हो गई या नानी हो गई आदि सबसे आगे होती है। महिलाओं की इस गिरी स्थिति के दो मूल कारण हैं। कौन कौन? तो पहला प्रथम जो हो गया शिक्षा का अभाव और दूसरा आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर महिलाओं का निर्भरता, ठीक है। सन 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 63.86% पुरुष साक्षर हैं, जबकि महिलाओं में साक्षरता दर है 39.42%, ठीक है। इसी कारण महिलाएं जागरूक नहीं हैं और उनमें अपेक्षाकृत कम आत्मविश्वास है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को शिक्षित वर्ग में जागृति उत्पन्न हो गई है और कुछ ऐसे संगठन अस्तित्व में आए हैं जो महिला अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं और सरकार पर इस हेतु बराबर दबाव बनाते रहते हैं कि महिलाओं की रक्षा हेतु वैधानिक उपाय किए जाएं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में महिला संगठन, ठीक है। भारत में महिला संगठन, ठीक है। तो स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दृष्टि से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही भारत में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दिशा में पहला संगठन भारतीय महिला संघ था, जिसका गठन मद्रास में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन जो है सो पूना में हुआ। इसके उपरांत देश में कार्यरत विभिन्न महिला संगठनों के प्रयास से देश में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। इसका पहला अधिवेशन सन 1927 में पूना में हुआ था, ठीक है। इस संगठन ने महिला के शिक्षा के प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास किया। इसके द्वारा बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा और दहेज प्रथा आदि का विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय, महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मंडल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था तथा कस्तूरबा गांधी स्मारक न्याय जैसे अनेक संगठनों ने भी महिलाओं के संदर्भ में व्यापक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा स्त्रियों की शिक्षा के दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, ठीक है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा क्रियान्वित दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा अनेक ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं और पुरुष को संविधान अधिकार दिए गए हैं, समान अधिकार दिया गया है। सन 1955 में सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत विशेष पत्नियां यानी कि विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की व्याख्या की गई और एक से अधिक पत्नियां रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से
दृष्टि से पारित कुछ और भी अधिनियम हैं, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, स्त्रियों और बालिकाओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956, दहेज निवारक अधिनियम 1961, समान वेतन अधिनियम 1976, परिवार अदालत अधिनियम 1984, सती निवारक अधिनियम 1987, ये सब हैं। ठीक है। महिलाओं की प्रतिस्थिति में सुधार लाने के लिए देश में जितने भी संगठन कार्यरत हैं वे संगठन की दृष्टि से प्राय उच्च मध्यम या उच्च माध्यम वर्गीय महिलाओं तक ही सीमित है। दूसरी बात यह है कि इसका कार्य क्षेत्र प्राय शहरी क्षेत्र में ही या शहरी क्षेत्र तक ही है। ठीक है। जबकि महिलाओं की स्थिति यथार्थ सुधार लाने के लिए आवश्यक होगा कि संगठनों का कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र तक प्रसारित किया जाए, क्योंकि महिलाओं का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। क्लियर है? उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये सब सारा बात समझ में आ गया होगा। यदि समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज इसी के साथ जो हमारा है भारतीय संविधान वाला जो भाग था हमारा, पेपर 4 का भाग या फिर भाग ए, वो समाप्त होता है। अब हम लोग कल से लोक प्रशासन एवं सुशासन को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।